कर रहा था वो राधिका ही थी, जो सिर्फ अपने स्टेशन के आने का इंतजार कर रही थी। बचपन में अक्सर हमारी दादी नानी हमें ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन्हें सुनकर हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। भूतिया घर, घरों में कैद आत्मा और उनके पीछे छिपी दर्दनाक कहानियां जो सिर्फ उन घरों ने ही देखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है नितिन और निशिता की, जो आज ही शारदा अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। आखिरकार सालों की तकलीफों के बाद नितिन ने फाइनली आज अपने सपनों का फ्लैट खरीद ही लिया था, जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 711। नितिन की जिंदगी में दो खुशियों ने एक साथ दस्तक दी थी। अपने नए घर में शिफ्ट होते ही उसकी पत्नी निशिता ने उसे एक और खुशखबरी दे दी थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो लोग जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे। आज पूरे दिन घर की शिफ्टिंग में वो दोनों बहुत ही थक चुके थे और जल्द ही सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी निशिता को किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से उसे ऐसा भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने उस आहट को नजरअंदाज किया और सोने चली गई। रात के करीब 2 बज गए थे, पर निशिता को नींद नहीं आ रही थी और वो थोड़ी थोड़ी देर में करवटें बदल रही थी। करवटें बदलते बदलते रात के लगभग 3 बज चुके थे कि तभी निशिता को अपने सिरहाने पर एक काली परछाई महसूस होने लगी, जो गहरी सिसकियां भरते हुए मानो किसी दर्द में रो रही थी। उस दबी हुई आवाज को सुनकर निशिता घबरा गई और उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज सुनाई थी। इस बार वो घबरा कर उठी और नितिन को नींद से जगाने की कोशिश करने लगी। नितिन अपनी आंखें मसलता हुआ गहरी नींद से उठा तो निशिता ने उसे सारी बात बताई, लेकिन नितिन ने उसे निशिता का वहम समझकर नजरअंदाज किया। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा निशिता, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। टाइम तो देखो, रात के 3 बज रहे हैं। नितिन निशिता को समझाकर सुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। इस बार नितिन और निशिता दोनों को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। नितिन और निशिता उस दस्तक को सुनकर बहुत घबरा गए, क्योंकि आज इस घर में उन दोनों का पहला दिन था। नितिन हिम्मत करके अपने हाथ में एक छड़ी लेकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी नजर कॉरिडोर में रखी एक बास्केट पर पड़ी, जो एक चादर से ढकी हुई थी। नितिन उस बास्केट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो हिम्मत करके उस बास्केट को निशिता के पास लेकर आया। उन दोनों ने जैसे ही बास्केट से उस कपड़े को हटाया तो डर के मारे दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि उस बास्केट के अंदर एक बच्चे की बॉडी थी जो पूरी तरह खून से सनी थी, जो शायद अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था। खून से लथपथ उस मरे हुए बच्चे को देखकर नितिन के हाथों से वो बास्केट छूट गई और तभी अचानक निशिता की नींद टूट गई। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी नितिन बहुत ही मायूस चेहरा लेकर वहां आया। क्या हुआ नितिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारे सामने वाली मिसेस शर्मा जो थी, कल रात को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और पैदा होने के कुछ देर बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो शालिनी काकी को कह देना, ठीक है? शालिनी काकी उनके घर में हेल्पर का काम करने वाली एक बूढ़ी सी महिला थी, जिसे एक दिन पहले ही नितिन ने काम पर रखा था। नितिन की बात सुनकर घबराई हुई निशिता शालिनी काकी के पास जाकर बैठ गई, जो उस वक्त निशिता के लिए नाश्ता बना रही थी।
परेशान हो कल रात के सपने से? हाँ, क्या? आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। वो उसके बच्चे को तो ले गई, लेकिन तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। कौन ले गई? उसके बच्चे को? क्या कह रही हो आप? सब समझ जाओगी, चौकन्नी रहना। वो आके दस्तक जरूर देगी। शालिनी काकी की बात सुनकर निशिता असमंजस में पड़ गई कि उन्हें उसके सपने के बारे में आखिर कैसे पता चला और वो किस औरत की बात कर रही है। शालिनी काकी अब नितिन और निशिता के साथ उनके घर में रहने लगी थी। निशिता की प्रेगनेंसी में वही थी जो एक माँ की तरह उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन जब से निशिता इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, उसे हर रात वैसे ही अजीब सपने आते थे। कभी उसे खून से सने एक छोटे बच्चे की लाश नजर आती थी, तो कभी एक बच्चा माँ माँ कहकर उसे पुकार कर अपने पास बुलाता था। उस घर में रहते हुए उसे अब 8 महीने बीत चुके थे और हर बीतते दिन के साथ उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक रात वो खुद को ब्लैंकेट में भींचकर आंखें बंद कर लेटी हुई थी कि तभी उसे उसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। उस आवाज को सुनकर निशिता डर से कांप उठी। ठंड के मौसम में भी उसके माथे से पसीना छूटने लगा। अभी वो खुद को संभाल पाती कि फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने घबराकर नितिन की ओर देखा तो नितिन वहां नहीं था। निशिता नितिन को देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगी तो वो साया उसके सामने आ गया और पलक झपकते ही वो साया निशिता की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन तभी निशिता को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो औरत उसके बगल में लेटी उसके पेट को अपने हाथों से सहला रही थी और बड़ी ही डरावनी आवाज में लोरी गुनगुना रही थी। निशिता को देखकर वो बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसके बड़े और गंदे नाखूनों की खरोंच से निशिता के पेट से खून बहने लगा और निशिता दर्द से बहुत तेज कराहने लगी। उस तेज आवाज को सुनकर नितिन की नींद खुल गई और वो साया वहां से गायब हो गया। तभी उसका ध्यान बगल में लेटी निशिता पर पड़ा। उसका पेट खून से बुरी तरह लथपथ था और वो बेहोश हो चुकी थी। निशिता की ऐसी हालत देखकर नितिन घबरा गया और वो घबराकर शालिनी काकी के पास गया। वो शालिनी काकी को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने शालिनी काकी के चेहरे को गौर से देखा, जो किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्हें देखकर नितिन के होश उड़ गए। तभी शालिनी काकी का चेहरा धीरे धीरे उसी साए में बदल गया जो निशिता को नजर आ रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर वापस निशिता के कमरे की ओर भागने लगा कि तभी उस साई ने उसके पैरों को पकड़ लिया और नितिन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस साई के हाथ पर पड़ी जिसमें वही ब्रेसलेट था जो शिफ्टिंग वाले दिन उसने मिसेस शर्मा के हाथ में देखा था। वही मिसेस शर्मा जिनके बच्चे की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। मिसेस शर्मा? ये तो वही ब्रेसलेट है जो मिसेस शर्मा के हाथ में था। दरअसल कुछ साल पहले इसी फ्लैट में मिसेस शर्मा रहा करती थी, जिसने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दिया था, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और अपने बच्चे के खोने के दुख में उन्होंने अपने रूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसलिए उसे निशिता के अंदर अपना बच्चा नजर आने लगा था और वो निशिता के साथ ही शालिनी काकी बनकर रहने लगी थी, जो बस निशिता की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने का इंतजार कर रही थी। अब नितिन सब कुछ समझ चुका था कि जो औरत उससे पहले दिन मिली थी वो मिसेस शर्मा नहीं
बल्कि उनकी आत्मा थी, क्योंकि उस बच्चे की मौत की खबर के बाद उनके सामने वाले घर में रातों रात ताला लग चुका था और नितिन और निशिता के अलावा कोई भी उस बच्चे की मौत के बारे में नहीं जानता था। ये बात नितिन को अजीब तो लगी थी, लेकिन अपने काम के चलते उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नितिन अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी हाथ पैर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा एक लाइटर मिला। उसने जैसे ही वो लाइटर जलाया तो वो साया घबराकर उससे दूर जाने लगा और देखते ही देखते वो साया उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। नितिन जल्दी से उठकर निशिता के कमरे की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि निशिता भी अब उसी कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुकी थी और उसके पेट से रिस रहा खून उसके बिस्तर पर गिर रहा था। शायद निशिता बच पाती अगर नितिन ने उसकी बातों को समझा होता, अगर मिसेस शर्मा और उस बच्चे की मौत की कहानी पर उसने ध्यान दिया होता। माँ हमसे बदला ले रही है, हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ हमें खत्म करने के लिए पहुंच जाएगी। पिताजी! मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कुणाल को बख्श देना, वो बेगुनाह है, उसे कुछ मत करना। पिताजी! 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 पापा ने ऐसा क्यों बोला कि वो माँ के गुनहगार हैं? कुणाल को पिता की मौत के बाद उनके बोले गए आखिरी शब्द खटक रहे थे। पिताजी ने तो कहा था कि माँ की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उनसे क्यों माफी मांग रहे थे। वहीं दिन बीतने लगे, महीने पूरे हुए और वो साल में बदल गए। आखिर ठंड से भरी वो खौफनाक शाम हो चली थी। जब मौत इसी कमरे में होनी है तो क्यों ना इसी में जाकर बैठ जाऊं। कुणाल आवाज सुन काफी घबरा गया। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया। कुणाल, माँ, कैसा है मेरा बेटा? अच्छा तो आपको मेरी फिक्र है। चलिए, जिस काम के लिए आई हैं उसे पूरा कीजिए। पहले मैंने तेरे चाचा फिर दादी को मारकर उनसे बदला लिया। और तेरी सौतेली माँ और तेरे पिता को मारकर उनसे बदला लिया। माँ! ये क्या हो गया पिताजी? माँ! मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, जो आया है वो तो जाएगा ही। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जरूर आपने मुझसे कुछ छिपाया है, बताइए, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। कहीं आप ही तो ये सब नहीं कर रहे? तुम सही कह रहे हो, ये हत्या है। और अगले साल इसी दिन, इसी समय मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? हमारे घर पर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? 30 दिसंबर की रात को ही तुम्हारे चाचा की मौत हुई थी और वो मौत तुम्हारी पहली माँ की वजह से हुई थी। क्या? माँ ऐसा क्यों करेगी? वो राज तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। क्या?
माँ को चाचा ने मारा? हाँ, उसने अपनी मौत का बदला लिया, लेकिन अब तुम्हारी माँ हमसे बदला ले रही है। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ हमें खत्म करने के लिए पहुंच जाएगी। उस दिन पिता की बात सुन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे आगे के बारे में पूछूं। मुझे पता चल चुका था कि उस रात जो औरत मुझे दिखी वो मेरी पहली माँ थी। पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अपनी माँ के बारे में सुन मुझे उनसे नफरत हो गई थी। तेरे पिता ने तुझे पूरा सच नहीं बताया। कौन सा सच? यही बेटे कि तेरे पिता, दादी, चाचा और तेरी सौतेली माँ ने मिलकर मुझे मारा था। कुणाल की पहली माँ ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने एक दूसरे से शादी करने के लिए कुणाल की पहली माँ को तब इतनी खौफनाक सजा दी जब कुणाल बोर्डिंग स्कूल में था। इस जुर्म में कुणाल के चाचा और दादी भी शामिल थे। ये सुन कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि उसकी माँ ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। क्या? पहले मैंने तेरे चाचा, फिर दादी, तेरी सौतेली माँ और तेरे पिता को मारकर उनसे बदला लिया। जैसी खौफनाक सजा उन्होंने मुझे दी, मैंने भी उन्हें उसी तरीके से मारा। माँ, इसलिए किसी ने मुझे आपको आखिरी बार नहीं देखने दिया। मुझे माफ कर दो माँ कि मैंने आपको गलत समझा। कुणाल के पिता ने उससे झूठ बोला था। वो अपने बेटे के सामने सच स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुणाल की पहली माँ को अपने लालच के लिए मारकर उसके पिता खुद को अपने बेटे के सामने शरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। माँ से ये देखा नहीं गया और उसने कुणाल को सारी सच्चाई बता दी। कुणाल अपने घर में वो आखिरी सदस्य था जो 30 दिसंबर की उस काली और डरावनी रात को जिंदा बचा। उस दिन उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। माँ की इतनी खौफनाक मौत और अपने ही परिवार वालों की धोखाधड़ी से कुणाल सहम चुका था, पर अब उसके पास इन्हीं कड़वी यादों के सहारे जीने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहाड़ों में बसे बहुत ही सुंदर गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली का काम चल रहा था। जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए एक साथ कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सूरज भी जल्दी ही ढल जाता था। कोई भी मजदूर सूरज ढलने के बाद वहां नहीं ठहरता था, क्योंकि जब भी कोई सूरज ढलने के बाद वहां पर रुककर काम करने की कोशिश करता था तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। कभी उन्हें कोई परछाई वहां से भागती हुई नजर आती थी, तो कभी किसी औरत के जोरों के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। कोई रूह तो थी वहां जो नहीं चाहती थी कि ये हवेली बने। हवेली बनने के दौरान यहां कुछ मजदूरों की जान भी गई। हवेली का निर्माण पूरा होते ही गरिमा अपने पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ उस हवेली में शिफ्ट हो गई। नए घर में पहला दिन होने की वजह से गरिमा को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर ही बैठकर बुक रीड करने लगी कि तभी उसकी बेटी आराध्या उसके पास आई। मम्मा, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। गरिमा ने टेबल पर रखे जग को उठाकर देखा तो उसमें पानी नहीं था। वो किचन से पानी लाकर अपने रूम में आई तो आराध्या वहां नहीं थी। वो आराध्या को पानी देने के लिए रूम में गई तो आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से आराध्या वापस आकर सो गई है, तो उसने उसे जगाया नहीं, और वो जैसे ही वापस अपने कमरे में आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि आराध्या वहीं खड़ी थी।
थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए पानी ले आई। आराध्या को ऐसे अपने सामने देखकर गरिमा बुरी तरह से डर गई। अगर आराध्या अपने रूम में सो रही थी तो उसके सामने खड़ी बच्ची कौन थी? गरिमा ने डरते हुए उससे पूछा। आराध्या बेटा, तुम तो अभी अपने कमरे में सोई हुई थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं मम्मा, मैं तो अपने रूम में गई ही नहीं। इतना कहकर वो गरिमा को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराई और गरिमा के हाथ में ग्लास का पानी गहरे लाल खून में बदल गया। डर के मारे गरिमा के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और तभी वो बच्ची भी उसकी आंखों से ओझल हो गई कि तभी ग्लास टूटने की आवाज से अभिषेक की आंख खुल गई। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी रात को ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस वो पानी पी रही थी तो ग्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गरिमा सब कुछ अपना वहम समझकर फिर से सोने के लिए लेटी कि तभी फिर से उसे अपने सामने आराध्या नजर आने लगी, जो एकटक उसे देखे जा रही थी और बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। डर के मारे गरिमा का शरीर पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने डरते सहमे अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में एक आवाज बुदबुदाई। मम्मा मम्मा, मुझे लोरी सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। उस आवाज को सुनकर गरिमा बुरी तरह से सहम गई। उसने डरते कांपते अपनी आंखें खोली तो उसके बगल में कोई नहीं था। वो भगवान के नाम का जाप करने लगी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसने सुबह उठकर देखा तो आराध्या की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयां दी, जिसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन अब वो पहले जैसी चुलबुली आराध्या नहीं थी। अब ना तो वो ठीक से किसी से बात कर रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। वो बस पूरे दिन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती थी। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने कई बार उसे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। कभी कभी तो वो बहुत खुश होती और कभी अचानक से सहम जाती। एक रोज वो गरिमा के साथ बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी कि अचानक वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वो किसी गहरे दर्द से तड़प रही हो। क्या हुआ आराध्या बेटा, तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो? मम्मा, मुझे बचाओ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा मम्मा। आराध्या ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग सी शैतानी हंसी थी। गरिमा उसे इस हालत में देखकर डर से कांप उठी कि तभी देखते ही देखते आराध्या का शरीर उसके सामने बुरी तरह जलने लगा। गरिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे गरिमा जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उसकी आंखों के सामने जल रही उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई और पीछे से उसे आराध्या की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। मम्मा मम्मा। आराध्या को सही सलामत देखकर गरिमा की जान में जान आई कि तभी आराध्या अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए गरिमा के पास आई। मम्मा, ये आंटी और ये छोटी लड़की कौन है? देखो ना, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। गरिमा ने आराध्या के हाथ से वो फोटो ली और उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शायद उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जो बहुत ही दर्दनाक था, जिसकी वजह से आज उसके साथ ये सब हादसे हो रहे थे। बात आज से कुछ साल पहले की थी, जब इस जमीन पर कोई हवेली नहीं बल्कि एक परिवार रहता था। उस परिवार में बस दो लोग थे, एक माँ और उसकी छोटी सी प्यारी बेटी। उसके पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। वो घर उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसी दौरान गरिमा अपने पिता के साथ यहाँ से गुजरी। गरिमा के पिता एक बिल्डर थे। गरिमा ने जिद पकड़ ली कि उसे किसी भी कीमत पर यह घर चाहिए। वो उस घर को तोड़कर वहां पर एक हवेली बनवाना चाहती थी। गरिमा और उसके पिता ने उस औरत से उस घर को खरीदने की बात रखी तो उसने साफ इनकार कर दिया।
उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो पुश्तैनी अमीर थी और वो घर उसके पति की आखिरी निशानी था, तो वो किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थी। गरिमा बचपन से ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। उसने किसी भी कीमत पर इस घर को हासिल करने के लिए अपने मन में मानो कोई जिद बांध ली थी। वो बचपन से ही ऐसी थी कि अगर उसे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे पाकर ही दम लेती थी। उसके पिता ने उससे कई बार ये जिद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। गरिमा ने अपनी जिद की वजह से उन दोनों लोगों को हमेशा के लिए गायब करा दिया और उस घर को आग लगा दी और फिर नीलामी में उस जमीन को खरीदकर अपने लिए वहां एक बड़ी हवेली बनवाई। गरिमा की आंखों के सामने आज उसके काले कर्म आ गए थे। उसने नजर उठाकर देखा तो बाहर गार्डन में माली काका के जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माली काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर गरिमा का मन अचानक बेचैन हो गया और वो घबराई हुई भागकर गार्डन की तरफ गई तो उसकी नजरों के सामने उसकी बेटी का बेजान शरीर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, मानो किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया हो। अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया कि तभी उसके फोन पर रिंग हुई। हेलो, क्या आप मिस्टर अभिषेक की वाइफ मिसेस गरिमा बोल रही हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर जनरल। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक कार एक्सीडेंट में आपके पति की मौत हो गई है। कुछ ही देर में गरिमा की पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसकी बेटी और पति दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके किए की सजा आज उसकी मासूम बच्ची और पति को भुगतनी पड़ी थी। अपनी आंखों के सामने गरिमा को अब वही माँ बेटी नजर आ रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। देखते ही देखते उस पूरी हवेली में आग लग गई और गरिमा का शरीर भी उसी आग में बुरी तरह से जलने लगा। आज गरिमा को भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो उस दिन उस औरत और उसकी मासूम बच्ची ने झेला था। उस असहनीय दर्द के मारे गरिमा बुरी तरह से चिल्ला रही थी और देखते ही देखते कुछ ही देर में उसकी चीखें बंद हो गई और उस आग में सब कुछ शांत हो गया। सालों से अपने इंसाफ के लिए तड़प रही उन दो आत्माओं को आज मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन गरिमा के गुनाहों की सजा 4 मासूमों को भुगतनी पड़ी थी। रात के अंधेरे में राहुल और अनन्या एक दोस्त की शादी से वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे। वेडिंग डेस्टिनेशन से उनका होटल तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। रात के करीब 2 बजे थे, इसलिए रोड बिल्कुल सुनसान था। रोड के दोनों तरफ बस घना जंगल था। अनन्या अपने फोन से गूगल मैप पर डायरेक्शंस देखकर राहुल को बता रही थी। उन्हें ड्राइव करते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था कि तभी उस सुनसान रास्ते पर एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के सामने आ गई और तेज ब्रेक के साथ राहुल को अचानक अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। भरे अंधेरे में उस बिल्ली की आंखों की डरावनी चमक देखकर राहुल और अनन्या घबरा गए कि तभी गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज हुई। उस अचानक हुई आवाज से डर के मारे उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। डरते हुए उन्होंने विंडो की तरफ मुड़कर देखा तो पसीने से भीगी एक लड़की उनकी विंडो पर लगातार हाथ मार रही थी। अनन्या ने हिम्मत करते हुए विंडो का शीशा नीचे किया कि तभी वो लड़की बड़ी ही घबराई हुई आवाज में उनसे लिफ्ट मांगने लगी। लड़की पर तरस खाकर उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। राहुल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की कि तभी उन्हें पीछे वाली सीट पर बिल्ली की मियाने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने मुड़कर पीछे देखा तो वही काली बिल्ली उस लड़की की गोद में बैठी उन्हें देखकर मिया रही थी। ये बिल्ली, ये तो रोड पर थी, ये अचानक तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? क्या? लेकिन जब मैं आपकी गाड़ी में बैठी तब तो ये बिल्ली आपकी सीट पर ही लेटी हुई थी।
क्या? ये कैसे पॉसिबल है? राहुल, तुम गाड़ी रोको और इस बिल्ली को गाड़ी से नीचे फेंक दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घबराए हुए अनन्या राहुल ने गाड़ी रोककर विंडो से ही उस बिल्ली को गाड़ी के नीचे फेंक दिया और वहां से आगे बढ़ गए कि थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते पर वही बिल्ली दिखी, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं थी बल्कि मर चुकी थी। जैसे किसी ने उसे गाड़ी से कुचल दिया हो। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें मरने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी। लगता है जरूर ये कोई ऊपरी हवा थी। अच्छा किया आपने इसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। वैसे भी इस रोड पर ना जाने हर रात कितने हादसे होते हैं। कभी किसी को यहाँ पर मरी हुई बिल्ली नजर आती है तो कभी कोई औरत यहाँ लोगों से लिफ्ट मांगती है। ये बात कहकर वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई। राहुल ने तो उसकी बात सुनकर उसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर अनन्या डर से कांप उठी। अनन्या ने हिम्मत करते हुए गाड़ी में लगे रियर मिरर में उस लड़की की तरफ देखा तो वो एकटक अनन्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद जाने अनजाने में उन दोनों ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली थी। तभी अचानक राहुल ने ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी। तुमने गाड़ी क्यों रोकी? बहुत जोर से लगी है यार, बस 2 मिनट में आया। इतना कहकर राहुल गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चला गया। अनन्या अब गाड़ी में उस लड़की के साथ अकेली थी और बहुत घबराई हुई थी। वो बस एकटक अपने पैरों को देखे जा रही थी कि तभी घबराया हुआ राहुल तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अपनी सीट पर बैठते ही उसने सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। सहमे हुए राहुल ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी ही तेजी से उस रास्ते से निकल गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो औरत जो पीछे बैठी थी मतलब वो पीछे ही तो बैठी है। ये कहते हुए अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, कहाँ गई वो औरत? अभी तो यहीं पर थी। वो कोई औरत नहीं थी, डायन थी, डायन। जब मैं बाहर गया तो वो औरत उसी बिल्ली को अपनी गोद में बिठाए पेड़ पर बैठी थी। राहुल की ये बात सुनकर अनन्या के तो होश ही उड़ गए। डरे और सहमे वो दोनों तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जंगल को पार करने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी को एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। पुलिस को देखकर राहुल ने गाड़ी रोकी और उसने उन्हें उस औरत के बारे में सारी बात बताई। अरे साहब जी, किस्मत वाले थे जो बच गए, ना तो वो चुड़ैल किसी को छोड़े भी ना है, और ये रास्ता तो आगे से बंद है। आप इस रास्ते पे आई क्यों? क्या कहा? रास्ता बंद है? लेकिन गूगल मैप तो सन वैली होटल के लिए यही रास्ता दिखा रहा है सर। अरे साहब, यही तो उस चुड़ैल का छलावा होवे। आप एक काम करो, यहाँ ते यू टर्न ले लो और आगे जाके जो टनल आवेगी ना, वहीं ते सीधे निकल जाना। पुलिस ऑफिसर की बात मानकर राहुल ने उस रास्ते से यू टर्न ले लिया और रात के सन्नाटे को चीरते हुए वो आगे बढ़ने लगे। अच्छा हुआ हमें वो पुलिस ऑफिसर मिल गए, वरना ना जाने आज हमारे साथ क्या हो जाता। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद राहुल को सामने एक टनल दिखाई दी। ये शायद वही टनल थी जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर ने राहुल को बताया था। टनल को देखकर राहुल ने चैन की सांस ली। आ गई टनल, बस जल्दी से क्रॉस हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। इतना कहकर राहुल ने टनल के अंदर एंटर किया कि तभी उसके साथ बैठी अनन्या अचानक अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगी। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और उसने जैसे ही मुड़कर अनन्या की तरफ देखा तो उसका चेहरा मुरझाकर बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा ये चेहरा अचानक से पीला क्यों पड़ गया? राहुल के इतना पूछते ही अनन्या ने बड़े ही अजीब तरीके से राहुल को देखा और उसे देखकर वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। अनन्या को इस तरह हंसते हुए देखकर राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो गया कि तभी अनन्या ने पीछे की सीट की तरफ देखते हुए कहा,
आजा, मेरे पास आजा। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट पर वही काली बिल्ली अपनी भयानक आंखों के साथ राहुल को देख रही थी। और देखते ही देखते वो बिल्ली आकर अनन्या की गोद में बैठ गई। अनन्या प्यार से उस बिल्ली को सहलाने लगी। राहुल डर के मारे जोर जोर से अनन्या का नाम पुकारने लगा। अनन्या, अनन्या! अनन्या? वो तो वहां पर है, देखो। अनन्या ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। राहुल ने अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ देखा तो टनल की दीवार पर अनन्या की बॉडी एक हुक से टंगी हुई थी और उसके शरीर से खून रिसकर रोड पर फैल चुका था। इसे देखकर राहुल का कलेजा मानो फट गया हो। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा तो सीट पर अनन्या नहीं बल्कि वही औरत अपनी बिल्ली को गोद में लिए सहला रही थी और एकटक राहुल को देख रही थी। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता तभी पीछे वाली सीट से उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ साहब जी? मन ने कहा था ना वो चुड़ैल किसी को ना छोड़े है। पुलिस ऑफिसर को पिछली सीट पर बैठे देख राहुल की रूह कांप उठी और गाड़ी अपने आप बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत बांधते हुए गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में आगे बढ़ी और जाकर टनल की दीवार से टकरा गई। गाड़ी का कांच टूटकर अब राहुल के चेहरे में घुस चुका था। उसकी आंखें निकलकर बाहर आ चुकी थीं। अनन्या और राहुल दोनों ही अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सालों पहले उस पुलिस ऑफिसर और उसकी पत्नी की इसी टनल के अंदर एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद जो भी इंसान रात के समय इस टनल के पास से गुजरता वो कभी जिंदा बचकर उस टनल से बाहर नहीं आ पाता। क्या आप उस टनल के पास जाना चाहोगे?